बड़ी बाढ़ की कहानी जजमेंट की एक पावरफुल मीनिंग है, लेकिन जेनेसिस चैप्टर 8 जो उसके बाद आता है वो मर्सी, रिमेम्बरेंस और न्यू बिगिनिंग्स की एक और भी गहरी कहानी है। यह एक ऐसा चैप्टर है जो सीधे दिल से बात करता है, हमें याद दिलाता है कि लाइफ के सबसे डेवास्टेटिंग स्टॉर्म्स के बाद भी गॉड की याद हमारी सैल्वेशन का सोर्स है। जब पानी ने सब कुछ ढक लिया था और सब कुछ खत्म लग रहा था, बाइबल हमें बताती है बट गॉड रिमेंबर्ड नोआ। यह सिंपल फ्रेज पूरे नैरेटिव का टर्निंग पॉइंट है। यह हमें सिखाता है कि जब हम पूरी तरह से आइसोलेटेड महसूस करते हैं, अनसर्टेनिटी और केओस के सागर में तैरते हुए, तब भी हम कभी गॉड के लविंग थॉट्स से बाहर नहीं होते। उनकी याद सिर्फ एक पैसिव रिकलेक्शन नहीं है, बल्कि एक एक्टिव सेविंग फोर्स है जो हमारी डिलीवरेंस को शुरू करती है और एक फ्रेश स्टार्ट के लिए रास्ता तैयार करती है। डिवाइन रिमेम्बरेंस का यह एक्ट वह फाउंडेशन है जिस पर सारी होप बनी है। नोआ और उनका परिवार कई महीनों तक आर्क में बंद थे, एक साफ हुई दुनिया की खामोशी से घिरे हुए थे। उनके हालात पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था और वे सिर्फ फेथ में इंतजार कर सकते थे। अपनी लाइफ में हम अक्सर इंतजार के ऐसे दौर से गुजरते हैं जहां हम अपनी सिचुएशन से फंसे हुए महसूस करते हैं, चाहे वह बीमारी हो, फाइनेंशियल ट्रबल हो या इमोशनल डिस्ट्रेस। इन मोमेंट्स में ऐसा लग सकता है कि गॉड दूर हैं या हमारी प्लाइट भूल गए हैं, लेकिन जेनेसिस चैप्टर 8 हमें यकीन दिलाता है कि ऐसा कभी नहीं होता। गॉड्स टाइमिंग परफेक्ट है। उनका नोआ को याद करना कोई आफ्टर थॉट नहीं था, यह ग्रेस का एक डिलिबरेट एक्ट था जिसने पूरी क्रिएशन के लिए रेस्टोरेशन की प्रोसेस शुरू की, जिससे उनका फेथफुल कैरेक्टर साबित होता है। पानी ऐसे ही कम नहीं हुआ। बाइबल कहती है कि गॉड ने धरती पर हवा भेजी और पानी कम हो गया। यह हवा सिर्फ एक नेचुरल फिनोमेनन नहीं थी, यह गॉड की सांस थी, वही स्पिरिट जो क्रिएशन की शुरुआत में पानी के ऊपर मंडरा रही थी। ये हमारी लाइफ में गॉड के एक्टिव इंटरवेंशन का सिंबल है। जब हम सॉरो या डिस्पेयर की बात से ओवरवेल्म्ड होते हैं तो गॉड अपनी स्पिरिट भेजते हैं ताकि कैओस को पीछे धकेलें और हमारे लिए रास्ता बनाए। वह सिर्फ दूर से देखते नहीं, वह सक्रिय रूप से काम करते हैं ताकि हमारे स्टॉर्म्स में काम लाए और हमारे एक्सपीरियंसेस के टर्बुलेंट वाटर्स के नीचे अपनी प्रोमिसेस की सॉलिड ग्राउंड को रिवील करें। यह डिवाइन विंड एक जेंटल फिर भी पावरफुल रिमाइंडर है कि हमारा रेस्क्यू स्वयं गॉड द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड है। इसलिए जेनेसिस चैप्टर 8 की शुरुआत सिर्फ एक बाढ़ के अंत के बारे में नहीं है, यह फेथ और पेशेंस में एक टाइमलेस लेसन है। यह हमें होल्ड ऑन करने के लिए प्रोत्साहित करती है तब भी जब हम शोर नहीं देख सकते। यह हमें सिखाती है कि गॉड की याद उनकी प्रॉमिसेस से जुड़ी है। उन्होंने नोआ के साथ एक कवेनेंट किया था और वह उसके प्रति फेथफुल रहेंगे। इसी तरह उन्होंने हमें अपने वर्ड में प्रॉमिसेस दी हैं और वह हर एक को याद रखते हैं। हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में अक्सर आर्क में रहने के सीजन्स शामिल होते हैं, पानी के कम होने का इंतजार करते हुए, लेकिन हम इस एब्सोल्यूट सर्टेनिटी में रेस्ट कर सकते हैं कि हमें भूला नहीं गया है। गॉड हमें याद रखते हैं और परफेक्ट मोमेंट पर वह अपनी स्पिरिट भेजेंगे ताकि हमें एक न्यू और होपफुल बिगिनिंग की ओर गाइड करें। जैसे ही डिवाइन विंड ने पानी को पीछे धकेलना शुरू किया, नोआ ने एक नई दुनिया के साइंस खोजने में एक्टिव रोल निभाई। उन्होंने सबसे पहले एक रेवन भेजा, एक मजबूत और रेजिलिएंट बर्ड जो तब तक आगे पीछे उड़ता रहा जब तक पानी सूख नहीं गया। लेकिन यह दूसरा बर्ड है, डव, जो सबसे गहरा स्पिरिचुअल सिंबलिज्म रखता है। डव पीस, प्यूरिटी और होली स्पिरिट का एक यूनिवर्सल सिंबल है। जब नोआ ने पहली बार डव को भेजा तो उसे पैर रखने की कोई जगह नहीं मिली और वह आर्क में लौट आई। यह हमारे स्पिरिचुअल वॉक के उन समयों को दर्शाता है जब कंडीशंस हमारे आगे बढ़ने के लिए अभी सही नहीं होती। यह हमें पेशेंस और गॉड्स टाइमिंग को समझने के महत्व को सिखाता है, बजाय इसके कि हम ऐसी सिचुएशन में जल्दबाजी करें जो अभी हमारे लिए तैयार नहीं है। एक हफ्ते बाद नोआ ने कबूतर को फिर से भेजा। इस बार वह शाम को अपनी चोंच में एक ताजा तोड़ी हुई जैतून की पत्ती लेकर लौटा। यह एक पत्ती होप का एक पावरफुल मैसेज थी। जैतून का पेड़
अपनी रेजिलियंस और मुश्किल कंडीशंस में भी उगने की क्षमता के लिए जाना जाता है, जो लाइफ, रेस्टोरेशन और गॉड के साथ पीस का प्रतीक है। ताजी पत्ती इस बात का टेंजिबल प्रूफ थी कि जजमेंट खत्म हो गया था, लाइफ धरती पर वापस आ रही थी और ग्रेस का एक नया ईरा शुरू हो गया था। हमारे लिए यह ऑलिव लीफ कई रूपों में आ सकती है, एक दयालु शब्द, एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी या प्रोग्रेस का एक छोटा सा साइन जो हमें यकीन दिलाता है कि गॉड काम कर रहे हैं और हमारे इंतजार का सीजन खत्म होने वाला है। यह हमारे डिस्पेयर के माध्यम से पीस के टूटने का एक प्रॉमिस है। तीसरी बार जब नोआ ने कबूतर को भेजा तो वह वापस नहीं आया। यह अंतिम डेफिनेटिव साइन था कि पृथ्वी तैयार थी। कबूतर को एक नया घर मिल गया था, जिससे यह पता चलता है कि दुनिया एक बार फिर रहने लायक और सुरक्षित थी। यह हमारे रेस्टोरेशन के पूरा होने का संकेत देता है, एक ऐसा समय जब हम आखिरकार अपने इंतजार के आर्क से बाहर निकल सकते हैं और गॉड ने हमारे लिए जो नया जीवन तैयार किया है उसमें कदम रख सकते हैं। यह होली स्पिरिट से मिलने वाली पीस का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे अब हमारी पुरानी सिचुएशन की सीमाओं में लौटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब हमें प्रॉमिस और पर्पस के एक नए लैंडस्केप में स्वतंत्र रूप से नेतृत्व कर सकता है। कबूतर की स्वतंत्रता हमारी स्वतंत्रता बन जाती है, एक संकेत है कि गॉड ने जो नया शुरुआत प्रदान की है उसे अपनाने का समय आ गया है। ये एक्शंस, बर्ड्स को बाहर भेजना और उनकी वापसी को इंटरप्रेट करना, ह्यूमन फेथ और डिवाइन रेवलेशन के बीच एक सुंदर पार्टनरशिप को दर्शाते हैं। नोआ सिर्फ पैसिव होकर बैठे नहीं रहे, उन्होंने गॉड के काम की कॉन्फर्मेशन सक्रिय रूप से खोजी। उन्होंने सिचुएशन को टेस्ट करने के लिए अपनी विजडम का इस्तेमाल किया। फिर भी उन्होंने क्रिएशन के माध्यम से गॉड द्वारा दिए गए साइंस का इंतजार किया। अपनी लाइफ में हमें भी इसी तरह की फेथ के लिए बुलाया जाता है। हमें वॉचफुल रहना चाहिए, अपनी प्रेयर और होप के डव्स को बाहर भेजना चाहिए और गॉड के गाइडेंस के साइंस को पेशेंस से इंटरप्रेट करना चाहिए। डोव की कहानी हमें याद दिलाती है कि गॉड हमसे अपने आसपास की दुनिया के माध्यम से बात करते हैं, हमें जेंटल अश्योरेंसेस देते हैं कि वह हमें लास्टिंग पीस और रेस्ट की जगह की ओर ले जा रहे हैं। जैसे ही नोआ, उनका परिवार और जानवर आग से निकलकर सूखी जमीन पर कदम रखे, नोआ का सबसे पहला काम वर्शिप का था। बाइबल हमें बताती है, Then Noah built an altar to the Lord। यह कोई आफ्टरथॉट या ऑब्लिगेशन नहीं था, यह उनकी डिलीवरेंस के लिए ग्रेटिट्यूड का एक स्पॉन्टेनियस और हार्टफेल्ट रिस्पॉन्स था। अपने लिए घर बनाने या भोजन के लिए खेत लगाने से पहले नोआ ने गॉड के लिए एक घर बनाया। यह एक्ट हमें एक फंडामेंटल स्पिरिचुअल प्रिंसिपल सिखाता है। गॉड की मर्सी और डिलीवरेंस के प्रति हमारी पहली प्रतिक्रिया हमेशा वर्शिप होनी चाहिए। एक ऑल्टर बनाकर नोआ ने स्वीकार किया कि उनका बचना उनकी खुद की ताकत या आर्क की मजबूती के कारण नहीं था, बल्कि पूरी तरह से गॉड की ग्रेस और फेथफुलनेस के कारण था। यह कंप्लीट सरेंडर और थैंक्सगिविंग का एक एक्ट था। इस ऑल्टर पर नोआ ने क्लीन एनिमल्स से बर्न्ट ऑफरिंग्स चढ़ाई। यह सैक्रिफाइस सिग्निफिकेंट थी क्योंकि यह कॉस्टली थी। नोआ के पास पूरी धरती को फिर से बसाने के लिए जानवरों की सीमित संख्या थी, फिर भी उन्होंने स्वेच्छा से कुछ बेहतरीन जानवरों को गॉड को वापस चढ़ाया। यह ट्रू वर्शिप के दिल को दर्शाता है, एक ऐसा दिल जो गॉड को वह नहीं देता जिसकी कोई कीमत नहीं है। ऑफरिंग की खुशबू लॉर्ड को प्लीजिंग लगी, इसलिए नहीं कि गॉड को डेथ में खुशी मिलती है, बल्कि इसीलिए कि वह एक ऐसे दिल में खुशी पाते हैं जो पूरी तरह से समर्पित और आभारी है। सैक्रिफाइस का यह एक्ट क्राइस्ट के अल्टीमेट सैक्रिफाइस का फोरशैडोइंग था, जिनका क्रॉस पर अपना समर्पण ही अंतिम प्लीजिंग अरोमा होगा जो गॉड और ह्यूमैनिटी के बीच एक नया और एवरलास्टिंग कवेनेंट स्थापित करेगा। इस सिंसियर एक्ट ऑफ वर्शिप पर गॉड की प्रतिक्रिया स्क्रिप्चर के सबसे मूविंग मोमेंट्स में से एक है। उन्होंने अपने दिल में कहा, नेवर अगेन विल आई कर्स द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ह्यूमंस एंड नेवर अगेन विल आई डिस्ट्रॉय ऑल लिविंग क्रीचर्स। यह वादा इसलिए नहीं किया गया था कि ह्यूमैनिटी अचानक परफेक्ट हो गई थी। वास्तव में गॉड स्वीकार करते हैं
कि एवरी इंक्लिनेशन ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज इविल फ्रॉम चाइल्डहुड। वादा ह्यूमन मेरिट पर आधारित नहीं था, बल्कि गॉड की अपनी सॉवरेन ग्रेस और मर्सी पर आधारित था। नोआ के वर्शिपफुल हार्ट ने गॉड के दिल को छू लिया, जिन्होंने ह्यूमैनिटी के साथ जजमेंट के बजाय ग्रेस के आधार पर संबंध बनाने का फैसला किया। यह हमारे लिए एक गहरा सच है। हमारी हार्ट फेल्ट वर्शिप हमारी लाइफ में गॉड की ग्रेस का एक नया सीजन ला सकती है। इस कवेनेंट ने दुनिया के लिए एक नया रिदम स्थापित किया। गॉड ने वादा किया, एज लॉन्ग एज द अर्थ इंड्योर्स, सीड टाइम एंड हार्वेस्ट, कोल्ड एंड हीट, समर एंड विंटर, डे एंड नाइट विल नेवर सीस। यह वादा स्टेबिलिटी, ऑर्डर और प्रेडिक्टेबिलिटी का संकेत देता है एक ऐसी दुनिया में जो अभी अभी अटर केओस से गुजरी थी। यह एक वादा था कि जीवन विश्वास के साथ आगे बढ़ सकता है। हमारे लिए इसका मतलब है कि एक ऐसी दुनिया में भी जो अक्सर अनस्टेबल महसूस होती है, गॉड ने ग्रेस के फंडामेंटल रिदम्स स्थापित किए हैं। हम भरोसा कर सकते हैं कि उनकी प्रॉमिसेस बदलते सीजन्स जितनी ही विश्वसनीय हैं। नोआ का ऑल्टर वह मिलन बिंदु बन गया जहां ह्यूमन ग्रेटिट्यूड डिवाइन ग्रेस से मिली, जिसने एक ऐसी दुनिया के लिए मंच तैयार किया जो डिस्ट्रक्शन के खतरे से नहीं, बल्कि गॉड के फेथफुल प्रॉमिस के आश्वासन से शासित होती है। अपनी प्रॉमिस के बाद गॉड ने अपनी कवेनेंट का एक दृश्य और सुंदर साइन स्थापित किया, इंद्रधनुष। उन्होंने घोषणा की, आई हैव सेट माई रेनबो इन द क्लाउड्स एंड इट विल बी द साइन ऑफ द कवेनेंट बिटवीन मी एंड द अर्थ। इंद्रधनुष सिर्फ एक रैंडम नेचुरल फिनोमेनॉन नहीं था जिसे उसकी सुंदरता के लिए चुना गया हो। उसका सिंबोलिज्म बहुत गहरा अर्थ रखता है। एक इंद्रधनुष तब बनता है जब सूरज की रोशनी पानी की बूंदों से होकर गुजरती है। जो कभी फ्लड के डिस्ट्रक्शन का प्रतीक था, पानी उसे प्रकाश और रंग के शानदार प्रदर्शन में बदल देता है। यह एक डिवाइन ऑब्जेक्ट लेसन है जो दिखाता है कि गॉड हमारे अतीत के दर्द के इंस्ट्रूमेंट को कैसे भविष्य की होप की प्रॉमिस में बदल सकते हैं। यह एक रिमाइंडर है कि गॉड का प्रकाश हमारे आंसुओं से होकर कुछ सुंदर बना सकता है। यह कवेनेंट यूनिक थी क्योंकि यह अनकंडीशनल और यूनिवर्सल थी। गॉड ने यह वादा सिर्फ नोआ से नहीं, बल्कि धरती पर हर जीवित प्राणी से आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए किया था। इसका मतलब है कि इंद्रधनुष हम में से हर एक के लिए होप का एक पर्सनल मैसेज है। जब भी हम तूफान के बाद आसमान में इंद्रधनुष देखते हैं, तो यह गॉड की फेथफुलनेस का उनका पर्सनल रिमाइंडर है। वह कह रहे हैं, आई रिमेंबर माई प्रॉमिस। यह एक साइन है कि तूफान खत्म हो गया है और उनकी मर्सी बनी हुई है। इंद्रधनुष स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाले पुल का काम करता है, जो गॉड और उनकी क्रिएशन के बीच अब मौजूद पीस का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। एक पीस जो उनकी ग्रेशियस प्रॉमिस से सुरक्षित है। बादलों में इंद्रधनुष का दिखना भी सिग्निफिकेंट है। बादल अक्सर तूफान, अंधेरे और जजमेंट से जुड़े होते हैं। बारिश लाने वाले बादलों के भीतर अपनी प्रॉमिस का साइन रखकर गॉड हमें यकीन दिलाते हैं कि उनकी मर्सी पोटेंशियल ट्रबल के बीच भी मौजूद है। यह ऐसा है जैसे गॉड कह रहे हैं कि जब भी तूफान का खतरा आता है तो उनकी फेथफुलनेस की प्रॉमिस भी उसके साथ दिखाई देगी। यह हमें सिखाता है कि हमें गॉड की होप पाने के लिए अपने तूफान के पूरी तरह खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। हम बारिश के दौरान भी उनकी ग्रेस का इंद्रधनुष देख सकते हैं, यह भरोसा करते हुए कि उनकी प्रॉमिस किसी भी खतरे से बड़ी है जिसका हमें सामना करना पड़ सकता है। निष्कर्ष में जेनेसिस चैप्टर 8 में फ्लड वाटर से इंद्रधनुष तक की यात्रा हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए एक पावरफुल मेटाफॉर है। यह पुष्टि करता है कि गॉड हमें तब भी याद रखते हैं जब हम सबसे अकेले और भूले हुए महसूस करते हैं। वह हमारे केओस में पीस लाने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं, जिसका प्रतीक हवा और कबूतर है। वह हमारे आभारी दिलों का जवाब देते हैं, जैसा कि नोआ के ऑल्टर पर देखा गया, ग्रेस के नए कवेनेंट्स स्थापित करके। और अंत में वह हमें अपनी प्रॉमिस का एक सुंदर और स्थायी साइन देते हैं, इंद्रधनुष, यह याद दिलाने के लिए कि होप, पीस और न्यू बिगिनिंग्स हमेशा संभव हैं। जेनेसिस चैप्टर 8 का मैसेज टाइमलेस है।
हमारी लाइफ में बाढ़ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गॉड की मर्सी उससे बड़ी है और एक नया दिन उनकी फेथफुलनेस के रंगों से रंगा हुआ हमेशा होराइजन पर रहता है।